हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वोल्टेज रेगुलेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। दोस्तों, अल्टरनेटर से संबंधित हमने पिछले वीडियोज़ में अल्टरनेटर की संरचना, कार्यप्रणाली और ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, अल्टरनेटर टॉपिक से हर कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आता है, तो आप ध्यानपूर्वक सभी वीडियो को देखें और दोस्तों समझें। रटना नहीं, समझना है। आइए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। आइए दोस्तों, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आज के सेशन को ध्यानपूर्वक देखकर सेशन के एंड में दी हुई क्विज का आंसर अवश्य दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। तो दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? क्या है वोल्टता नियमन? तो दोस्तों, जब क्या है, जब अल्टरनेटर के क्षेत्र और स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रखेंगे, उस कंडीशन में फुल लोड को हटाने पर अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज में जो वृद्धि होती है वही वोल्टता नियमन कहलाती है। तो दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। किस तरीके से ज्ञात किया जाता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन को ज्ञात करने का सूत्र है, वो है ई नोट माइनस वी बटे में वी गुणा 100, जहाँ ई नोट है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और वी है दोस्तों फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। अब दोस्तों, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक प्रत्यावर्तक है, वो किसी एक मोल को सप्लाई दे रहा है। तो दोस्तों, जब प्रत्यावर्तक मोल को सप्लाई दे रहा है, सप्लाई देंगे, तो दोस्तों जब मोल पर बिल्कुल भी लोड कनेक्टेड नहीं है, जब बिल्कुल लोड कनेक्ट नहीं है, तो उस समय यानी कि जीरो लोड पर, किस पर? जीरो लोड पर या नो लोड पर हम वोल्टमीटर द्वारा उसकी रीडिंग मापेंगे। तो दोस्तों, जब वोल्टमीटर के द्वारा उसकी वोल्टेज मापेंगे तो जो वोल्टेज का मान दिखाएगा वो होएगा नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। और दोस्तों, जब मोल में उपस्थित पूरा भार जब चालू कर देंगे, लोड कनेक्ट कर देंगे, उस कंडीशन में वोल्टमीटर द्वारा मापी गई वोल्टेज जो कहलाएगी वो होगी फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो नो लोड से और फुल लोड का बीच का जो वोल्टेज का अंतर है वही वोल्टेज रेगुलेशन है, उसे ही वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। आसानी से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन है वो शक्ति गुणक पर निर्भर करता है। अब किस शक्ति गुणक पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या रहने वाला है, समझते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस कंडीशन में होएगा? जब पावर फैक्टर क्या रहेगा? लो। और किस में? लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा। और दोस्तों, नॉर्मल वोल्टेज रेगुलेशन कब रहेगा? जब पावर फैक्टर का मान क्या रहेगा? यूनिटी रहेगा। और दोस्तों, जीरो और लो वोल्टेज रेगुलेशन कब रहेगा? जब दोस्तों पावर फैक्टर क्या हो? लीडिंग हो। तो 3 कंडीशन है, तीनों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पावर फैक्टर के मान में अलग अलग वोल्टेज रेगुलेशन है। ये आप अच्छे से याद कर लें, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और वोल्टेज रेगुलेशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कब? तो दोस्तों, उसकी कंडीशन है वो ये है, जब लीडिंग करंट, आर्मेचर प्रतिघात और आर्मेचर रिएक्शन के कारण भार बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज में वृद्धि होती है। अब टर्मिनल वोल्टेज में वृद्धि हो गई तो दोस्तों ऑब्वियसली फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, वहाँ से ऑब्वियसली जब V का मान ई नोट से अधिक हो जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट है अग्रता, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पर V का मान ई नोट से अधिक होता है और उस कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो दोनों कंडीशन को ध्यानपूर्वक बाय हार्ट लर्न कर लें, इंपॉर्टेंट है कंडीशन। ठीक है दोस्तों, अब वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, उन विधियों को आप याद कर लें। उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। जहाँ से पूछा जाता है वो आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, इनको अच्छे से लर्न कर लें। लेकिन आपको इनकी विधियों के ऊपर से, केवल विधियों के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इन विधियों को डिस्कस करना जरूरी है। तो दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की विधि है, जो पहली विधि है बाय डायरेक्ट लोडिंग। दूसरी जो विधि है वो है दोस्तों एम्पियर वर्थ या रॉबर्ट का चुंबकत्व वाहक बल विधि। और दोस्तों, तीसरी विधि है वो है
तुल्यकालिक प्रतिबाधा या ईएमएफ विधि, और चौथी विधि है वो शून्य शक्ति गुणक या पोटियर विधि। इन विधियों के द्वारा हम वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अब इतना ही बहुत है वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों प्रत्यावर्तक का समांतर में परिचालन, सबसे पहली बात क्यों पड़ी आवश्यकता समांतर परिचालन। तो दोस्तों समांतर परिचालन इसलिए किया जाता है क्योंकि लोड बढ़ने पर हमें सप्लाई जो सोर्स दे रहा है यानी कि अल्टरनेटर उस लोड की पूर्ति कर रहा है। अब जब लोड बढ़ेगा तो अल्टरनेटर, वही अल्टरनेटर समान रेटिंग का, तो उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा अल्टरनेटर उसके समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे तो बढ़े हुए लोड को आसानी से एडजस्ट किया जा सके। तो दोस्तों कैसे किया जाता है, क्या क्या होता है इनके अंदर, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले जैसा आप सभी को पता है 3 फेज में आर वाई बी 3 फेज लाइनें होती है। दोस्तों ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो फेज रहता है उसमें कोई कलर कोड नहीं रहता है। जो खंभों पर, पोल पर, टावर पर आप देखते हैं कंडक्टर, उन कंडक्टर में ACSR जो कंडक्टर रहते हैं उनमें कहीं पर भी ये आर वाई बी नहीं दिखता है, लेकिन ये कोडिंग हमें पता रहती है कि आर वाई और बी का सीक्वेंस यही रहता है। तो दोस्तों देखते हैं, यह है 3 फेज और एक अल्टरनेटर, ये है 3 फेज अल्टरनेटर लेते हैं। और दोस्तों दूसरा अल्टरनेटर है वो भी हम लेंगे, लेकिन समझते हैं ये अल्टरनेटर आर, जो आर फेज है उसको अल्टरनेटर के आर फेज से संयोजित करते हैं। और दोस्तों जो बस बार का वाई फेज है उसे अल्टरनेटर के वाई फेज से कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों जो बस बार का बी फेज है उसे हम अल्टरनेटर के बी फेज से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में एकदम एग्जैक्ट सीक्वेंस में ही हम कनेक्ट करते हैं। ये सारी कंडीशन आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों बेसिक पहले समझ लेते हैं। जो अल्टरनेटर पहले से कनेक्टेड रहता है उसे क्या कहते हैं, जो अल्टरनेटर बाद में कनेक्ट रहता है उसे क्या कहते हैं, इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक दूसरा अल्टरनेटर मैंने आपको दिखाया है, ये भी 3 फेज अल्टरनेटर है और दोस्तों इसे हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि जो अल्टरनेटर पहले से लगा हुआ है, पहले से जो लोड की पूर्ति कर रहा है उसे कहेंगे रनिंग अल्टरनेटर, और जो अल्टरनेटर बाद में संयोजित समांतर क्रम में बाद में संयोजित किया जाएगा उसे कहते हैं हम इनकमिंग अल्टरनेटर। इनकमिंग अल्टरनेटर को किसके साथ में संयोजित करेंगे, बस बार या अल्टरनेटर के साथ में उसका पैरेलल ऑपरेशन करना है, समांतर में परिचालन करना है। तो दोस्तों इसे भी हम आर को आर के यानी कि बस बार के आर फेज को जो समांतर क्रम में जोड़े जाने वाला अल्टरनेटर है उसके आर फेज से संयोजित करेंगे, और बस बार के वाई फेज को समांतर में जोड़ने जाने वाले जो वाई फेज हैं उससे कनेक्ट करेंगे, और बस बार के बी फेज को हम इनकमिंग अल्टरनेटर के बी फेज से संयोजित करेंगे। क्या कंडीशन है, किस तरीके से पता करेंगे, समझते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। बस बार क्या है, बस बार किसे कहते हैं, क्या है बस बार। तो दोस्तों जिन चालकों के माध्यम से विद्युत सप्लाई का आदान प्रदान किया जाता है बस बार कहलाती है। यानी कि धारा को जिन चालकों के माध्यम से भेजा जाता है उसे ही बस बार कहते हैं। और दोस्तों प्रत्यावर्तक क्या है, प्रत्यावर्तक तो प्रत्यावर्तक है दोस्तों वह मशीन जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करती है, प्रत्यावर्तक कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों रनिंग प्रत्यावर्तक। कौन सा है रनिंग प्रत्यावर्तक, यानी कि जो बस बार के साथ पहले से संयोजित है उसे रनिंग प्रत्यावर्तक कहते हैं। और दोस्तों इनकमिंग प्रत्यावर्तक क्या है, जिस प्रत्यावर्तक को बाद में बस बार के साथ या प्रत्यावर्तक के साथ हमें सिंक्रोनाइजिंग करना है, समांतर में चलाना है, उसे इनकमिंग अल्टरनेटर कहते हैं। दोस्तों समझते हैं क्या है, किस तरीके से है, क्या है तुल्यांकन। तुल्यांकन क्या है तो इसको सबसे पहले समझते हैं। तो तुल्यांकन है एक या अधिक प्रत्यावर्तक को दूसरे प्रत्यावर्तक के सामान्य बस बार के साथ समांतर में संयोजन की जो विधि होती है वही तुल्यांकन है। यानी कि एक अल्टरनेटर है जो पहले से ही लोड को सप्लाई दे रहा है, अब उसके साथ में दूसरे अल्टरनेटर को जोड़ना है, या तो उसको बस बार के साथ में या उस अल्टरनेटर के साथ में हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने की जो विधि है, किस नियम के अंतर्गत जोड़ना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो दोस्तों उन सभी को ही ध्यान में रखकर जो सिंक्रोनाइजिंग किया जाता है वही तुल्यांकन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे।
दोस्तों तुल्यकालन की आवश्यक शर्तें, सिंक्रोनाइजेशन की इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है। अब डायरेक्टली तो हम जोड़ नहीं सकते, अदरवाइज बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। डायरेक्टली जैसे कि मैंने एक अल्टरनेटर को पहले से जुड़ रहा है, उसके साथ दूसरा अल्टरनेटर जोड़ दिया, मुझे नहीं पता उस इनकमिंग अल्टरनेटर का आर कौन सा है, वाई कौन सा है, बी फेज कौन सा है, बिना चेक किए हुए यदि मैंने बस बार के साथ जोड़ दिया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट समांतर प्रचालन नहीं कर सकते, सारी जांच करने के बाद में ही हम उसका समांतर में प्रचालन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली जो कंडीशन है किसकी इम्पोर्टेंट कंडीशन है सिंक्रोनाइजिंग की, वर्ड टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि जो इनकमिंग अल्टरनेटर है उसकी टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए, किससे, बस बार वोल्टेज से। तो समांतर में संयोजित किए जाने वाले अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टता बस बार वोल्टता के तुल्य बराबर होनी चाहिए। जैसे कि बस बार जो है उसकी वोल्टेज है 230 वोल्ट, तो इनकमिंग अल्टरनेटर की वोल्टेज भी 230 वोल्टेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आप सभी को पता है भारत में फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों जो बस बार है वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान भी 50 हर्ट्ज होना चाहिए और इनकमिंग अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी का मान भी 50 हर्ट्ज होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है फेज सीक्वेंस, कला अनुक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कला अनुक्रम यानी कि आर, वाई और बी, कौन कौन से, आर, वाई और बी, ये 3 फेज हमारे पास में है और इनका सीक्वेंस फिक्स किया हुआ है दोस्तों, फिक्स किया हुआ है। तो दोस्तों जो बस बार है उसके आर, वाई, बी तीनों फेज सीक्वेंस को इनकमिंग अल्टरनेटर के फेज सीक्वेंस यानी कि बस बार का आर इनकमिंग अल्टरनेटर के आर से, बस बार का वाई इनकमिंग अल्टरनेटर के वाई से और बस बार का बी इनकमिंग अल्टरनेटर के बी से ही संयोजित करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा दोस्तों, समांतर में संयोजित किए जाने वाले सभी अल्टरनेटर और बस बार का कला अनुक्रम समान होना चाहिए। अगर ये समान नहीं है तो क्या होगा, जैसे कि सिंगल फेज है और हमारे पास में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, यदि दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट यानी कि विस्फोट। उसी तरीके से यदि 3 फेज अल्टरनेटर है और बस बार है, बस बार में आर, वाई, बी 3 फेज है और इनकमिंग अल्टरनेटर में भी आर, वाई, बी 3 फेज है, यदि आर को वाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि दोनों अलग अलग फेज होंगे और अलग अलग फेज जब आपस में मिलेंगे तो शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट होगा तो दोस्तों बस बार और अल्टरनेटर दोनों में ही विस्फोट होगा और दोनों क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं, जल सकते नहीं, जलेंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, हेवी करंट, शॉर्ट सर्किट में धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम बिना जांच किए हुए, बिना तुल्यकालिता की शर्त को पूरा किए हुए डायरेक्टली इनकमिंग अल्टरनेटर को बस बार के साथ में सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। तो तुल्यकालन की सबसे पहले देख लेते हैं विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो विधियों में सबसे पहले विधि है डार्क लैम्प मेथड, दूसरी विधि है ब्राइट लैम्प मेथड, तीसरी विधि है डार्क तथा ब्राइट लैम्प मेथड और चौथी विधि है सिंक्रोस्कोप विधि। जो पहली विधि है डार्क लैम्प विधि, डार्क लैम्प यानी कि ऐसी कोई विधि होगी जिसमें लैंप बुझ जाएगा, यानी कि वो प्रकाशित नहीं होगा, तो वो विधि होगी वो डार्क लैम्प। ब्राइट लैम्प यानी कि ऐसी विधि जिसमें कंडीशंस फुल होने के बाद में लैंप जल जाएगा, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी, ब्राइट लैम्प मेथड। डार्क तथा ब्राइट लैम्प पहले और दूसरे दोनों को ही मिंगल करके बनाया हुआ है। और सिंक्रोस्कोप विधि ये तो एक उपकरण है जिसे हम जोड़ेंगे बस बार के साथ और इनकमिंग अल्टरनेटर के साथ में, और यदि ये कंडीशन को फुल करता है, यदि इसमें जो पॉइंटर है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, तो हम क्या कर देंगे, TPST को ऑन कर देंगे और सिंक्रोनाइजिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं सिंक्रोनाइजेशन को। तो दोस्तों देखिए हमारे पास में मतलब कैसे तुल्यांकन किया जाए, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है और उस एग्जाम्पल में एक बैटरी है। इस बैटरी में 2 टर्मिनल होंगे, एक तो पॉजिटिव और दूसरा कौन सा टर्मिनल होएगा दोस्तों, नेगेटिव। आप सभी को पता है बैटरी में 2 ही टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, क्योंकि DC सप्लाई मिलती है बैटरी से और इसलिए 2 ही टर्मिनल होते हैं। एक तो ये और एक दूसरी बैटरी ली है जिसमें भी 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल है नेगेटिव। अब क्या किया दोस्तों, मैंने एक लैंप लिया है। क्या लिया है, मैंने एक लैंप लिया है। उस लैंप, अब लैंप में 2 टर्मिनल होंगे
ऑब्वियसली लैंप में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। तो लैंप के एक टर्मिनल को हमने क्या किया है, जो बैटरी 1 है इसके पॉजिटिव से जोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। और लैंप के दूसरे जो टर्मिनल है उसे बैटरी 2 के पॉजिटिव से हमने जोड़ दिया है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिकल में आपको पता लगेगा कि ये जो लैंप है वो नहीं प्रकाशित होगा। क्यों नहीं प्रकाशित होगा? क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस का मान क्या रहेगा, 0। इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, तो वोल्टेज डिफरेंस यानी कि वोल्टेज प्रवाहित नहीं होगी तो लैंप प्रकाशित नहीं होगा। तो ये तो एक प्रैक्टिकली दैनिक जीवन वाला एक एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने आपको इसमें समझाया है तुल्यांकन कैसे किया जाए। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप अपने घर पर भी कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं नेक्स्ट सिंगल फेज अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जाए। तो दोस्तों देखिए, सिंक्रोनाइजिंग ऑफ सिंगल फेज अल्टरनेटर बाय डार्क लैंप मेथड। तो मैंने इसमें जो पहली विधि यूज में ली है वो कौन सी है, डार्क लैंप मेथड। आपको दिख रहा है दोस्तों, एक फेज है, एक न्यूट्रल है, बस बार दिख रही है और एक आपको अल्टरनेटर पहले से संयोजित दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो पहले से संयोजित अल्टरनेटर है वो क्या है, तो दोस्तों ये है बस बार, और बस बार का P और N यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंगल फेज में 2 ही वायर होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो दोस्तों बस बार के साथ में पहले से जो संयोजित अल्टरनेटर है उसे कहेंगे रनिंग अल्टरनेटर, और दोस्तों जो बाद में अल्टरनेटर संयोजित होगा उसे कहेंगे हम इनकमिंग अल्टरनेटर। अब दोस्तों जो रनिंग अल्टरनेटर है उसका तुल्यांकन पहले ही किया जा चुका है, अब तुल्यांकन करना है हमें किसका, इनकमिंग अल्टरनेटर का। तो इसके लिए हम विधियां हैं, उन विधियों को यूज में लेंगे, उसके बाद में ही सिंक्रोनाइजिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बस बार का जो पॉजिटिव है वो लैंप, यहाँ पे एक लैंप लिया है, लैंप में 2 सिरे रहेंगे, तो बस बार के पॉजिटिव से हमने यानी कि माफ़ी चाहता हूँ, बस बार के फेज से लैंप का एक सिरा जोड़ दिया है और दूसरा जो सिरा है वो इनकमिंग अल्टरनेटर के फेज से जोड़ दिया है। तो दोस्तों इस जो ये लैंप है इसका एक सिरा बस बार के फेज से और दूसरा जो सिरा है वो इनकमिंग अल्टरनेटर के फेज से जोड़ दिया है। तो क्या होगा, अब कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो होगी, तो इस कंडीशन में बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज वहाँ भी फेज है, और यानी कि बस बार का फेज और इनकमिंग अल्टरनेटर का फेज दोनों के बीच वही वोल्टेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0, तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी और दोस्तों लैंप प्रकाशित नहीं होगा। लेकिन हो भी सकता है, इसकी कंडीशन क्या क्या है उनको समझते हैं। तो दोस्तों पहली जो कंडीशन है उसमें देखते हैं लैंप प्रकाशित तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बस बार का जो फेज है वो और दोस्तों जो अल्टरनेटर का फेज है वो दोनों में वोल्टेज डिफरेंस नहीं हुआ, तो बल्ब प्रकाशित नहीं हुआ। और जो नेक्स्ट कंडीशन है, यदि कम प्रकाशित होता है तो इनकमिंग अल्टरनेटर की स्पीड है वो कम है, तो इसलिए हम अल्टरनेटर की स्पीड को बढ़ा देंगे। कौन से की, इनकमिंग अल्टरनेटर की स्पीड को बढ़ा देंगे। और दोस्तों यदि लैंप जलता बुझता है तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का मान कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करेंगे स्पीड को बढ़ाकर। और जो यदि लैंप पूर्णतः बुझ जाता है तो मान लिया जाएगा कि फेज सीक्वेंस है वो भी सेम है, वोल्टेज है वो भी सेम है, फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है। इस कंडीशन में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ लैंप बुझ जाएगा पूर्णतः। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो इनकमिंग अल्टरनेटर और बस बार के बीच जो DPST लगा हुआ है उसे ऑन कर देंगे और हम बस बार के साथ में इनकमिंग अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कर देंगे। दूसरी जो विधि है दोस्तों वो कौन सी है, ब्राइट लैंप मेथड। ब्राइट लैंप मेथड में क्या होता है दोस्तों, देखिए 2 अल्टरनेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो रनिंग है और एक इनकमिंग अल्टरनेटर है। रनिंग अल्टरनेटर पहले से ही सिंक्रोनाइज किया हुआ है और इनकमिंग अल्टरनेटर लोड की आवश्यकता को देखते हुए हमें बस बार के साथ संयोजित करना है। तो इस कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लैंप का एक सिरा बस बार के साथ पहले से ही संयोजित है और दूसरा जो सिरा है उसे हम संयोजित कर देंगे इनकमिंग अल्टरनेटर से। तो दोस्तों इस कंडीशन में बल्ब प्रकाशित होगा। क्यों होगा, देखिए लैंप का एक सिरा है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, बस बार के फेज से जुड़ा हुआ है, और लैंप का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो इनकमिंग अल्टरनेटर के न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। तो एक साइड फेज और एक साइड न्यूट्रल।
आवश्यकता पूरी, यानी कि धारा का प्रवाह हो जाएगा। उच्च विभव से निम्न विभव मिल गया है तो अब बल्ब प्रकाशित होगा, धारा का प्रवाह होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कंडीशन में। तो दोस्तों देखते हैं, जब कम प्रकाशित हो, कम का मतलब वोल्टेज कम है, तो इनकमिंग अल्टरनेटर की वोल्टेज को बढ़ाना है। क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ा देंगे। स्पीड बढ़ते ही जो वोल्टेज है उसका मान बढ़ जाएगा। और यदि लैंप जलता बुझता है तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, तो फ्रीक्वेंसी को भी हम अल्टरनेटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सूत्र आपको याद आ रहा होगा, NS = 120 F/P। तो स्पीड NS, स्पीड को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी का मान भी बढ़ जाएगा, और स्पीड को कम करने से फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल आपने पढ़ा होगा। यदि लैंप पूर्णतः प्रकाशित हो तो, यानी कि फुल जल गया, कोई ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, जल रहा बुझ रहा नहीं है, फुल प्रकाश के साथ में लैंप है, वो फुल प्रकाश के साथ में प्रकाशित है, तो उस कंडीशन में हम DPST को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, जिससे कि इनकमिंग अल्टरनेटर है वो बस बार के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। इसी तरीके से 3 फेज अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजिंग हम करते हैं। अब दोस्तों मैंने जैसा कि कहा था आपसे, वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट क्विज हैं, उन क्विज को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, वहीं से मैंने क्विज बनाई है, तो क्विज का आंसर जरूर दें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वोल्टता नियमन के सूत्रों में E नोट किसे व्यक्त करता है? बताइए दोस्तों, क्या है आपका आंसर? वही होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों E नोट किसे व्यक्त करता है? शून्य भार टर्मिनल वोल्टेज को, राइट। आपका आंसर भी यही होगा यदि आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अग्रता यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पर V का मान E नोट से होता है, क्या होता है? सोचो, कम, अधिक, बराबर, क्या होगा आंसर? राइट डाउन कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों वही होगा जो मैं सोच रहा हूँ, क्या होगा? लीडिंग पावर फैक्टर पर V का मान E नोट से अधिक होता है, राइट। आपका आंसर भी यही होगा, वेरी गुड। देखते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन है, जिन चालकों के माध्यम से विद्युत सप्लाई का आदान प्रदान किया जाता है क्या कहलाते हैं? दीजिए आंसर। हाँ, याद तो आ गया होगा, क्या होता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम बस बार। क्या? बस बार, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस बार के साथ पहले से संयोजित प्रत्यावर्तक को कहते हैं, कौन सा प्रत्यावर्तक? इनकमिंग या रनिंग? तो आपका आंसर क्या रहा दोस्तों? रनिंग प्रत्यावर्तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, अधिकतम वोल्टता नियमन होता है, यानी कि किस पावर फैक्टर पर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा? आंसर लो कर लिया आपने, ठीक है। देखते हैं, न्यून पश्चगामी शक्ति गुणक पर। तो दोस्तों ये थे आज के क्विज, और इन क्विज को आपने सोल्व किया होगा, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।